नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विग, आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे पैनल में जो आए हुए हैं, वो हैं दंडी स्वामी जी, ब्रह्मदत्त पुरी जी। ब्रह्मदत्त पुरी जी प्रयागराज से जुड़ते हैं डायरेक्ट हमारे साथ और संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं और गंगा गौ रक्षा मंच के भी सदस्य हैं। ब्रह्मदत्त पुरी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। और दूसरे हमारे साथ जी जुड़े जी हुए हैं कल्याण जी। कल्याण जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं और जयपुर से मंडल अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के सांगानेर से। कल्याण जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। थैंक यू सर, आप लोगों का धन्यवाद सर। बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जैसा कि सबको पता ही है, कल है कारगिल दिवस। तो हर साल कारगिल दिवस जो है 26 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन कारगिल दिवस में हुआ क्या था कि हर साल 26 जुलाई को मनाया जाने वाला यह कारगिल दिवस 1999 में कारगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत का ये एक प्रतीक है और हर साल सालगिरह के प्रतीक में यह मनाया जाता है, जहां हमारे बहादुर सैनिकों ने अपने घुसपैठ करते हुए बहादुर सैनिकों को दूसरे तरफ से मार गिराया था। कारगिल की ऊंचाइयों से पुनः प्राप्त करने के लिए यह युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध महत्वपूर्ण घटना थी। क्यों? क्योंकि जिसमें ये केवल हमारी ऐतिहासिक जीत ताकत नहीं थी, बल्कि राष्ट्रीय एकता के भी प्रतीक थी। और दर्शनीय यह है कि इसमें 30 दिन तक ये युद्ध चला था। युद्ध चला था 26 जुलाई से लेके 26 जुलाई तक ही युद्ध चला था, लेकिन इसका युद्ध का जो डेट था वो 13 मई 1999 में शुरू हुआ था और 26 जुलाई तक युद्ध चला था। यह युद्ध टारगेट लिया गया था कारगिल को जीतने का। तो अब जितने भी इसमें शहीद हुए हैं, सब शहीदों को भी नमन किया जाता है और जितने भी शहीद हुए हैं उन सबको नमन करते हुए हम कारगिल दिवस मनाते हैं। तो आइए इसके ऊपर कुछ परिचर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहले हम पंडित जी को बुलाते हैं, ब्रह्मदत्त पुरी जी को। ब्रह्मदत्त पुरी जी, कारगिल दिवस मनाने का एक ऐतिहासिक विजय और ऐतिहासिक दिन भी है। तो कारगिल दिवस कल मनाया जाएगा, उसके बारे में कुछ आप प्रकाश डालेंगे? ब्रह्मदत्त पुरी जी। जी 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 कारगिल दिवस मनाने का भी एक बहुत प्रमुख कारण है और अनिवार्य भी है, जी क्योंकि हमारे क्षेत्र में हमारे भारत की जो सीमा है और एरिया है, जी उसमें कुछ पाकिस्तान की वो हरकतें हुई थी और उस हरकत को जो है समाप्त करने के लिए वो ये युद्ध करना पड़ा था, क्योंकि वहां पर करीबन लगभग 300-350 किलोमीटर एरिया है वो। जी 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 जितने टाइगर हिल, क्षेत्र में है टाइगर हिल, हाँ हाँ कारगिल हिल, वहाँ वो अपने ध्वज फहराया था वीरों टाइगर ने हिल, जाकर टाइगर के। वो हिल। बहुत टॉप, हाँ हाँ टाइगर हिल बहुत बड़ी टॉप चोटी थी वो। टॉप और चोटी थी होता जी। क्या था कि वो टाइगर हिल पे जो है, वो तो 1 और 2-3 दिन में युद्ध शुरू नहीं हुआ, वो 3 साल से तैयारी कर रहे थे। जी 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 3-3.5 साल लगा दिए हुए। वो बहुत स्किल से और सिस्टमैटिक ढंग से काम कर रहे थे और उन्होंने वहां जी एक ये घुसपैठी नहीं, कब्जाई नहीं, बल्कि उन्होंने क्या करा कि उन्होंने एक बहुत होशियारी ये दिखाई कि वहां अंदर ऐसे बंकर बनाए और बाहर से ऐसी स्थिति कर दी, पहाड़ पहाड़ दिखे ताकि नजर ना आए। जी जी और बंकरों के उन्होंने जगह जगह अपने जो है टारगेट दिए था उनको। को ये भी मालूम उन्होंने किया कि अगर हिंदुस्तानी हमारे वीर जवान फौजी अगर जवान वहां जाएंगे तो हम कहां से टारगेट उनको करेंगे, तो हमारे कितने ये ही सब सैनिक सिस्टम शहीद उन्होंने हुए बड़ा थे। होशियारी से काम किया। जी हाँ जी, 562 सैनिक शहीद हुए थे। शहीद और हुए थे। हमारे भारत में जब वो अटैक किए थे, हाँ, पूरे भारत से किसी न किसी प्रांत से कोई न कोई हमारे वीर जवान शहीद हुए थे। और ये जो वीर जवानों का सम्मान का कार्यक्रम भी उसी युद्ध के दौरान ही उनको सम्मान मिला था और वो आज भी सम्मान होता है। तो उसी जी टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में और ये सब हुआ है, नहीं तो उससे पहले पूर्व की सरकारें थी तो उसमें वो घुसपैठ
करते रहे, वहाँ जगह बनाते रहे, टारगेट लगाते रहे, लेकिन वो तो जब ये सरकार आई तब पता चला कि वो तो वहाँ जो है पूरा कब्जा किए हुए हैं 3 साल से वो जी जी गतिविधि। तो जब गतिविधि में लगे थे तो इसलिए जो है अब सरकार ने तुरंत योजना बनाई कि अब जो है अपना वो जो है वो छुड़ाया जाए। सबसे पहले तो उनसे उनका पहला टारगेट सरकार बनाती ये था कि कारगिल में जी जी पहले जगह मुक्त करो। तो जी क्या जी ये भारत का चिंतन करने वाले जो अपने भारत के हितैषी बताते हैं, भारत का हित उस टाइम नहीं देखा उन्होंने कि दुश्मन जो है घुस रहा है कहाँ लोग। 13 तो मई ये बातें 13 मई सन और 1919 वो की कहानी है। 13 मई को युद्ध शुरू हुआ था और 26 ये जुलाई को युद्ध खत्म हुआ था। यानी ये देखो कि कितने दिन युद्ध हाँ तो चला था। उससे और युद्ध चलने से टाइगर हिल को 19 भारतीय झंडा वहां फहराया गया था। जी जी जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे भारत के जवानों को बड़ी मुश्किलें आ रही थी। वो हाइट बहुत ज्यादा थी और वो नीचे रहते थे और ऊपर से वो जो है वो टॉप से फायरिंग हथगोले करते फेंक थे। करके या बम हाँ बरसाते थे तो वो नीचे से दिक्कत पड़ जाती थी। वो प्लाइन नीचे जो प्लाइन एरिया था और वो हिली एरिया था जहाँ वो घुसे हुए जहाँ बंकर बने थे। तो उस टाइम पर जी ये बात जो है कि 1999 की बात तो युद्ध की नहीं की है। है। उससे 3 साल 3.5 साल पहले से मतलब प्रोग्राम चल रहा था। यानी वो तो जी 96 बिल्कुल सही है। 95 के लगभग उन्होंने तैयारी कर दी। तो जी जी इसलिए जी जो है देश के अंदर इस तरह की हरकतें और ये क्यों हुई, कैसे हुई, किसने मौका दिया, ये भी बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है कि कैसे वो लोग ऐसे कर गए। और या तो फिर किसी न किसी का उसमें कोई घुसपैठियों को भीतर घुसाने के लिए कोई ना कोई टारगेट और किसी ने मौका दिया है उनको। जी 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 और दूसरी बात यह है कि हमारे हमारे जवानों ने फिर जा करके वहां जब इस तरह की स्थिति देखी उस वक्त की सरकार के पास इतना इंतजाम भी नहीं था, व्यवस्था भी नहीं थी जो युद्ध वो नीचे से ही लड़ते। तो उनको जो है ऊपर जा करके मजबूरी में वहां जो है बहुत खड़ी पहाड़ी थी और उस खड़ी पहाड़ी में एक जवान का लगभग 40 किलो यानी 40 kg जो वेट होता है, 40 kg वेट में वो लोग अब हिल का क्षेत्र है, चढ़ना पड़ता था। आमलेसन कुछ ले जा नहीं सकते, गाड़ियां वहां नहीं जा सकती। और उस पर फिर भी उसके बाद विजय करना एक बहुत बड़ी बहादुरी का काम है। और मैं तो ये जी कहता जी हूँ उन भारतीय जवानों को, उन शहीदों को भगवान उनकी आत्मा को विजय। जो है उनको मुक्ति मिले, स्वर्ग मिले, शांति मिले। और इस तरह से जो है उन्होंने बहुत बढ़िया एक काम किया, अपने देश के अपने क्षेत्र के हिस्से को छुड़वाया। तो उनकी बड़ी जी बहादुरी रही। हालांकि हमारे 500 कुछ 550 सैनिक जो है शहीद हो गए उस जगह को छुटाने में, पर फिर भी जो है उन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई। तो वो क्या करते थे, वहां फौजियों को मार जैसे जाते, अगर 10 फौज जाते थे तो 50 वहां बैठे हैं बंकरों में। अब होता क्या था कि वो घात लगा के बैठे होते थे। ये तो पाकिस्तान की हमेशा हरकत रही है कि घात लगा के मारना। वो जो कायराना हरकतें तो पहले से ही करता है पाकिस्तान। जी जी देश जी के साथ धोखा और गद्दारी करना तो उनकी नियति में रहा है। और पीछे से मतलब शेड्यूल रचना, पीछे से जो है इस तरह की हरकतें, कायराना हरकतें, वो कायराना हरकतें जी मानते जी हम। एक तो दूसरे के हद में, एक तो उल्लंघन हुआ, एक्ट का उल्लंघन हुआ। जो अपने वो एलओसी सीमा हमारी भारत की सीमा थी, वो जो पहाड़ था वहां कब्जा किया। क्योंकि अगर जी वो जी जी कब्जा जी न किए होते तो हमारे भारत के सैनिक पहाड़ों में अपना अड्डा जमाते। पर अब तो खैर जी वहां बहुत कुछ व्यवस्था कर दी है सरकार ने। पर पहले बहुत दिक्कतें थी और ऐसी दिक्कतों का सामना करते हुए उन भारत के वीर जवानों ने फतेह किया, जगह को लिया। तो उनके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद जाता है। और इसलिए जी जी अब जो बार बार ये लोग ऐसी बातें करते हैं तो ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान की ऐसी हरकतों को देखते हुए जो लोग ये कहते हैं कि बम बारूद गोला और हथियार ये लेने की जरूरत क्या है, विकास चाहिए, इनको जेबें भरनी चाहिए, इनको नोटों की गड्डियां चाहिए, बैंकों में जमा करना है, दीवालों में ईंटें सोने की बना बना के ठसाठस करना है। पर इनको ये पता नहीं है कि अपने देश की रक्षा और सुरक्षा सबसे पहले है। लोग घर में आराम से सो रहे थे और हमारे जवान शहीद हो रहे थे वहां कारगिल के समय पर। तो जी तब जी ये लोग आनंद से अपना जो है घर में थे। तो कम से कम ये देखना चाहिए कि जो वीर जवान अपनी जी जान जो है हथेली पर रख करके और हमारी सुरक्षा कर रहा है, तो उनके लिए सबसे पहला बजट भारत में हो रहा है। सबसे पहला जितने भी बजट बने
प्रमुख बजट जो है सैनिकों के लिए होना चाहिए, मेरा ये मानना है। जी जी जी। हाँ अब जी, आइए रक्षा मंत्रालय को हमारे सबसे साथ ज्यादा कांग्रेस बजट के मिलना जुड़े हुए चाहिए। हैं प्रवक्ता जुड़े हुए हैं कांग्रेस के कल्याण जी से। कल्याण जी, कारगिल दिवस को कल 25 सालगिरह हम मनाने जा रहे हैं, तो 25वीं सालगिरह मनाने के लिए जो जितने भी हमारे योद्धा हैं उनको तो बार बार नमन करते ही हैं, और हम ये चाहते हैं कारगिल में अब शांति बने और बनी रहे, क्योंकि हम बार बार अपने सैनिकों को खोना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा एक सैनिक जो है बहुत मुश्किल से पलता है और हमारे पूरे देश की रक्षा करता है। 25वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं, इसके उपलक्ष्य में कुछ आप बोले कल्याण जी कारगिल के दिवस के ऊपर। सर्वप्रथम देखो, मैं सबसे पहले तो मैं हमारे सैनिकों को सलाम करता हूँ और उनकी शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। और हमारे जितने भी दिवंगत सैनिक जो है 556 के लगभग, जो हमारे 500 प्लस सैनिक जो शहीद हुए हैं, उनके प्रति हम सम्मान व्यक्त करते हैं। जिस वक्त जो है गवर्नमेंट जो थी, एक एनडीए गवर्नमेंट थी, मिलीजुली सरकार थी, और अटल जी 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 प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, और ये लड़ाई लगभग 3 महीने चली है। तो ये क्या है कि एक तरह का चरम युद्ध था। कश्मीर में सर्दियों में बर्फ गिरती है तो पहाड़ियां खाली हो जाती है, हमारे सैनिक नीचे आ जाते हैं, और जैसे ही बर्फ पिघलती है हमारे सैनिक वापस ऊपर चढ़ जाते हैं। और ये बरसों से चल रहा है। एक विश्वास पे था कि हमको ये पता नहीं था कि ये लोग हमारे साथ इस तरह का धोखा भी कर सकते हैं। तो जब 1993 में दिसंबर जनवरी में बर्फ पिघली, उस वक्त वो लोग हमारे टाइगर हिल जो है, एक कारगिल में जो टाइगर हिल है, एक पॉपुलर हिल है, और वो ऐसी हिल है, ऐसी चोटी है जहाँ भारत का और भारत का सैनिक सामान और सैनिक साजो सामान दिखता है। तो उन लोगों ने इसको कब्जा कर लिया। जब हमारे सैनिक वापस बर्फ पिघलने के बाद में ऊपर चढ़े, तब उनको पता लगा कि इन लोगों ने इसे कब्जा कर लिया है। हमारे बहुत से सैनिक शहीद हुए। उसमें जो हमारे कैप्टन थे वो बत्रा थे। बत्रा जो हमारे इंडियन आर्मी के कैप्टन थे, और सूझबूझ से बहुत सुरक्षित रहे, अपने कम सैनिकों को खोते हुए उससे विजय हासिल करी और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। और हमारे जॉर्ज फर्नांडिस जो थे, हमारे रक्षा मंत्री थे, और मिस्टर बत्रा कैप्टन जो थे, उनकी सूझबूझ से हमने विजय हासिल करी। और उस वक्त ये देखिए आप, जहाँ भी देश का हिस्सा काम होता है, वहाँ कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता है। ये सारा देश एक साथ था और एक साथ रहा। बीजेपी की गवर्नमेंट रहते हुए भी किसी विपक्ष पार्टी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और खुले हाथों से समर्थन किया कि आप इनको नेक्स्ट नाबूद करो, और ये पहाड़ी जो है टाइगर हिल हमको वापस ही है किसी भी में। इसीलिए लोगों ने फतेह हासिल करी और विजय हासिल करी। उसी के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है, और एक विजय का प्रतीक है, हमारे देश की अस्मिता का प्रतीक है। और बाकी तो पार्टी पॉलिटिक्स है, लोग बात किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो उचित नहीं है और नहीं करना चाहिए। जैसा कि अभी हमारे गुरुदेव जी भी कह रहे थे कि साहब ये खरीद सकती है, वो खरीद सकती है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल में रक्षा बजट में कमी करी है। पिछले 10 साल से रक्षा बजट में बढ़ोतरी नहीं हुई है, कमी हुई है। तो ये चीजें जो है ना गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए और लोगों को देखनी चाहिए कि इसमें क्रिटिसाइज नहीं करके कि देश का मुद्दा है, देश का काम है। जब देश है तो हमें, अगर देश ही नहीं रहेगा तो बीजेपी कांग्रेस कहीं कुछ नहीं कर सकती। अब ये एक दूसरे की बुराई करके या एक दूसरे में कमियां निकाल के वो करो। एक दूसरी बात है कि आप ये क्रेडिट लेने वाला काम नहीं है, ये हमारे देश की अस्मिता का सवाल है, हमारे देश की इज्जत का सवाल है, हमारे सैनिकों का सवाल है। हमारे सैनिक जो है 565 सैनिक बेवजह शहीद हुए, उनका सम्मान करने का काम है। आप पिछले 10 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट का आप एनालिसिस उठा के देख लीजिए, इन्होंने रक्षा बजट में कमी करी है, रक्षा बजट को बढ़ाया नहीं है, जबकि और दूसरे देश जो है रक्षा बजट को बढ़ा रहे हैं।
तो ये तो गवर्नमेंट चलती रहती है, करती रहती है। और अभी भी देख लिए 50 दिन में हमारे 12 या 15 सैनिक शहीद हुए हैं, और अभी भी आज भी की स्थितियां चल रही है। तो ये चीजें बाहर उजागर करने की आवश्यकता नहीं है, न हमको लड़ने की इनसे और न एक दूसरे की बुराई करने की आवश्यकता है। हमको हमारा देश सुरक्षित चाहिए। कल्याण जी हमारे 13-14 सैनिक जो शहीद हुए हैं, हमने वहां पे अपना सर्च आउट ऑपरेशन भी चलाया है, और इस समय एक एक जो उग्रवादी है उसको चुन चुन के मार रही है सरकार। जम्मू एंड कश्मीर में बहुत तगड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कोई भी आतंकवादी नहीं बच पाएगा। जो हमारी जो निगाहें हैं हमारी सैनिकों की ईगल निगाहें हैं, और वो निगाहों से कोई नहीं बच पाएगा, ये सोच के वहां पे सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं लोग, और बड़ी जल्दी सर्च ऑपरेशन के तहत उग्रवादी सारे मारे जाएंगे। करना चाहिए, ये हमारे देश की सुरक्षा, ये हमारे देश की सुरक्षा का काम है, और उनको खुद छूट देनी चाहिए मिलिट्री वालों को। उनको जो एम्युनिशन चाहिए, या हम अपने खाने पीने में कमी कर सकते हैं, हम अपना विलासिता की चीजों में कमी कर सकते हैं, मगर हमारा देश सुरक्षित है तो हमारे सैनिकों की बदौलत है। सुरक्षित है। जी जी। एक रात को बॉर्डर पे पड़े रहते हैं बर्फ में, और उनके पांव गल जाते हैं, खाने को नहीं मिलता है, टाइम से सो नहीं सकते, कीचड़ में चलना पड़ता है, मच्छरों से जूझते हैं, जंगली जानवरों से जूझते हैं। तो ये चीजें ऐसी है कि हमारे सैनिक तो सैनिक है, जिसकी बदौलत आज हम यहाँ बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मैं उनको तहे दिल से सम्मान करता हूँ और सैल्यूट करता हूँ ऐसे सैनिकों को जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, और धन्य है उनके माँ बाप को भी, धन्य है उनके माँ बाप को भी, और धन्य है कैप्टन बत्रा जी को। कैप्टन बत्रा जी को मरणोपरांत एक जो सर्वोच्च हमारा जो परमवीर चक्र होता है वो दिया गया, और देना चाहिए, क्योंकि वो अगर नहीं होंगे तो हमारा देश सुरक्षित नहीं होगा। इसलिए ये चीजें पार्टी पॉलिटिक्स से परे हट के हैं, हम लोगों को इस चीज में नहीं पड़ना चाहिए। विजय दिवस है, हमारे खुशी का दिवस है, हमारे को उन सैनिकों ने सम्मान दिलाया है, तो हमारे को उन सैनिकों का ही सम्मान करना चाहिए, और देश में खुशी की लहर, देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए, और इसको देशभक्ति की तरह मनाना चाहिए। ये पर्टिकुलर किसी पार्टी का वो नहीं है कि भाई ये कोई बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है। अगर ये कांग्रेस का होता तो ये कि बीजेपी का होता है या कांग्रेस का होता तो मैं समझता है कि भाई चलो ठीक है, कांग्रेस वाले विरोध करेंगे, तो देश की सुरक्षा का सवाल है। ये तो देश की, ये अटल जी के टाइम पे इसका मतलब अटल जी की गलती नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा अटल जी की गलती किसी से भी हो सकती है। हम लोगों को विश्वास नहीं था कि ये लोग बाग हमारे साथ विश्वासघात करेंगे। वहाँ के जनरल जो है नवाज शरीफ थे, और नवाज शरीफ काफी दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे, और वो सेना से थे, तो वो लोग बाग जानते थे कि ये सैनिक जो है ना चौकियां खाली करके सर्दी के टाइम में बर्फ गिरती है उस वक्त नीचे चले जाते हैं। तो उन लोगों ने फायदा उठाया और हमारे सैनिकों ने फतेह किया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और उनके लिए हमारा देश जो है ना समर्पित है, हमारे देश उनके लिए उनके जज्बे को सलाम करता है और करना चाहिए। और ब्रह्मदत्तपुरी जी, जो हमारे कारगिल में योद्धा शहीद हुए हैं, हम शहीद दिवस मनाते हैं कारगिल दिवस के रूप में, और ये 25वीं सालगिरह मनाई जा रही है इस बार। 25वीं सालगिरह मतलब 25 साल हमारे इस टाइगर हिल को आजाद हुए हो गए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो आरक्षण लोग करते हैं, तो क्यों ना एक ऐसी टुकड़ी बनाई जाए आरक्षण वालों की, और वो सैनिक में सब आरक्षण जिनको चाहिए उनको भर्ती किया जाए, और भर्ती करने के बाद जितने भी हमारे एलओसी एरियाज हैं वहां पे उन योद्धा को तैयार करके भेज दिया जाए। ऐसा भी कुछ कार्यक्रम होना चाहिए ब्रह्मदत्तपुरी जी। जी 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 बताएं। अग्निवीर जो भर्ती है, अग्निवीर भर्ती भी इसीलिए हो रही है, जो लोग अग्निवीर भर्ती का विरोध कर रहे हैं और एक तरफ कहते हैं कि ये रक्षा का मामला है और चर्चा नहीं होनी, दूसरी चर्चा ना हो, पर लेकिन जब ये चर्चा करते हैं, सैनिकों के बारे में टिप्पणियां करते हैं, सैनिकों की आलोचना करते हैं, तब ये लोग देश, अब इनको याद नहीं रहता देश हमारा है। तो हमारा कहने का मतलब है वो अग्निवीर कौन है, वो देश के लिए तो उनको भर्ती किया जा रहा है, और उनको 2-3 जगह आरक्षण भी दिया जा रहा है। एक जगह 20% आरक्षण दिया गया है,
और सीएफआई में भी अगर वो भर्ती होंगे, सरकार ने ये भी खोल दिया है कि 10% जो है आरक्षण उनको दिया जा रहा है। तो इसलिए कि ताकि वो दोबारा फिर जो है सर्विस ज्वाइन कर सके, वो सरकार ने उनको जी प्रोत्साहन दिया है। जो अग्निवीर में जो बहादुर कुछ विशेष कुछ करते हैं उनके लिए 10% आरक्षण वैसे ही उनको जो है ओके कर दिया गया है कि इनको जो है 10% आरक्षण में जो है इनको दूसरी सर्विस दी जाए, दिया जाए। जी ये जी पात्र हैं और योग्य हैं और देश के खातिर इनका जज्बा है। ऐसे लोगों को चिन्हित जी करते हैं, उनको फिर दोबारा नौकरी मिलती है। वैसे जो पेट भरण पोषण के लिए नौकरी चाहते हैं वो अलग बात है, क्योंकि उनको तो भरण पोषण से संबंधित उनका दिमाग वहीं तक सीमित रहता है। पर उनमें कुछ छंटे हुए लोग होते हैं जो कि जज्बा के लिए भर्ती हुए हैं कि देश को बचाना है, देश के लिए भले ही शहीद हो जाएंगे लेकिन अपने देश पे आंच नहीं आने देंगे। ऐसे वीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। उन अग्निवीरों को जो इस तरह की वीरता दिखाएगा उनके लिए दोबारा तुरंत नौकरी मिलेगी, सरकार देगी, ऐसा नहीं है। और 20% जी जो आरक्षण उन्होंने फिर रखा है उसमें जो है वो फिर भर्ती, जैसे अभी जवानों क्योंकि अब जैसे कारगिल युद्ध था तो वहां 40 साल और 50 साल का फौजी नहीं पाए पहाड़ी को, वहां ऐसे अग्निवीरों जवानों की जरूरत है जो जी पहाड़ी 40 मतलब 40 केजी जो है और गन को लेकर गन सहित और अपना आम्लेशन और पिट्ठा लेकर पीठ के पे जो हाँ चढ़ते हैं पहाड़ी, तो युवा जो है युवा चढ़ने में सक्षम होते हैं, जवान होते हैं, वीरता रहती है, जज्बा रहता है और उनमें जो है ताकत रहती है। तो इसलिए उनको वहां इसलिए कर रहे हैं कि उनकी जरूरत पड़ी है कि वहां बुढ़ापे की जरूरत है। अच्छा, जो वृद्ध सैनिक जो 40 से ऊपर हो गए तो उनका थोड़ा असमर्थता हो जाती है शारीरिक रूप से, इसलिए जो है उनको वहां अग्निवीरों को रखने का तात्पर्य है। दूसरी बात यह है कि जब सैनिकों की भर्ती होती है तो वहां अलग से आरक्षण रखने की जरूरत नहीं, लेकिन ये जरूर है कि जो आरक्षण की मांग करते हैं बार बार जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, जी जी भेद भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, ऐसे आरक्षण वालों का आरक्षण बंद करके वो कोटा फौजियों को देना चाहिए जो अपने यही देश मैं के कह लिए रहा कुछ हूँ, कर रहे यही हैं, मैं जी कह रहा रहे हूँ। हैं, जिनकी जाने जा रही हैं। और ये आरक्षण मांगने की जी आदत इनको पड़ गई है बार बार, ये आरक्षण की आदत इनको पता है कि आरक्षण मांगोगे तो तुम्हें तो कुछ ना कुछ तो मिलना है कोटे से, इसलिए ये देश के चिंतन नहीं करते बल्कि इनको जो है पेट का चिंतन ज्यादा है। और जो लोग जी त्याग जी और तप नहीं कर सकते अपने देश के लिए, वहां संतों की तरह जीवन होता है उनका, जंगलों में रहना, पत्ते चापड़ा और पानी प्यासे भी उसको जो अपने प्यास को मार के नंगे तन बदन से रह करके कैसी स्थिति में वो रहते हैं। जो बकरवाल है, जी बकरवाल एक जाति होती है वहां, बकरवाल वहां पर जो है बकरी वाले बोलते हैं उनको, बकरी पालते हैं। बकरी चलाने वाले वो हाँ तो देश को पता नहीं लगता। तो बकरवाल वहां जो है वो लोग जो है पूरा सैनिकों का सहयोग करते हैं, समर्थन करते हैं जी और जी उनको जी जी बताते हैं पूरा शेड्यूल बताते हैं कि आप कहीं खाना मांग रहा है, हमारे यहाँ बैठा है, खाना खा रहा है। और पाकिस्तान से आते हैं, इनकी वोची हरकतें, ये सोचते हैं भारत में लालची लोग हैं, लालच दे के इनको पैसा दे दो और खाना भी खा लो और आवा भक्ति भी होगी तुम्हारे, और उनको भून के भी आ जाओ, मार के भी आ जाओ। देखो जी 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 उनका खाएंगे, उनका वो करेंगे, उनको आखिर उनको अंत करके चले जाएंगे। मतलब ये मानवता है। और इसलिए वहां पर बहुत जरूरी हो गया है, हर विभाग में, हर क्षेत्र में, हर वर्ग में अब लोगों से सरकार को ये करना चाहिए कि जो जो पशु या जीवों को या जो जानवरों को जो पशुपालन करते हैं उनके साथ भी तालमेल बना के उनकी पूरी वो रेकी रखनी चाहिए इन आतंकवादी उग्रवादियों की। और वहां पर जो लोकल लोग हैं जो वहां रहते हैं, लोकल लोगों के साथ साथ जो है उनकी भी मदद लेनी चाहिए और उनके जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको भी जो है प्रोत्साहन भर्ती करेगी तो उनको उससे क्या होगा कि वो जो आसपास जो और आतंकवादी उग्रवादी पैदा हो रहे हैं उन पर वो लगाम वही कसेंगे, वहीं के जी जो जी लोकल लोग हैं उसकी वजह से उन पर भी लगाम कसी जाएगी। तो ऐसा जी हमारा अब आप मानना है, देखिए क्योंकि जी अब बार आप बार देखिए दिक्कत। कि कारगिल की जी तरफ पाकिस्तान ने आंख उठा के देखना भी उचित नहीं समझा। आज 25 साल हो गए हैं जी 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 पाकिस्तान ने एक बार भी कारगिल की तरफ अपनी आंखें नहीं उठाई, क्योंकि उसे मालूम है कि कारगिल में अगर हम गए तो हमारा पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। तो कारगिल की तरफ तो वो निशाना बना ही नहीं जी रहे हैं, तो अब वो निशाना बना रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर को।
जहां से इजीली जम्मू कश्मीर, इन्फिल्ट्रेशन वही हो बात रहा है। है, वहां पे भी रोका जा रहा है। जी जी, वहां पे भी अब रोका जा रहा है, क्योंकि उनकी इतने वो सैनिक डिप्यूट कर दिए गए हैं, चारों तरफ सैनिक उनको जी जी, उग्रवादों को खोज रहे हैं, उनको मौत के घाट उतार रहे हैं। एक एक नहीं सैनिक वो खोज के उनको मौत के घाट उतारा जा जी रहा है। कल्याण जी, आप ये बताएं कि जी, क्या इसी तरह असल से असल में ये हाँ, बोलिए बोलिए जी, बोलिए, आप बोलिए। असल में ये है कि बहुत 40-50 साल पुरानी वहाँ गुफाएं हैं पहाड़ों के अंदर, और उन गुफाओं में रह करके वो फायदा उठा रहे हैं। वहाँ अपना अड्डा बना देते हैं जंगलों में, पर अब तो खैर फौज ने कवर कर लिया है, उसको घेर लिया है सब गुफाओं को। तो गुफाओं में जी बैठ जी करके और वो वहाँ षड्यंत्र देश के खिलाफ रचाते थे। तब बहुत गुफाएं वहाँ पहाड़ों में पुरानी बनी हुई है। तो एक जी बार जी हिमाचल की बात है, तब तो मैं छोटा था बहुत, मेरी बहुत कम उम्र थी, और मैं हिमाचल में था। तो उस वक्त एक पकड़ा गया था, बाबा के भेष में बैठा हुआ था, और बाबा का भेष, उनको पता है कि वहाँ बाबाओं की बड़ी कदर होती है, लोग पूजा भी करेंगे, और तुम वहाँ की गतिविधि और वहाँ का पूरा इंटरनेशनल जो पूरी गतिविधि जो है चेक करके यहाँ भेजते रहो। तो वायरलेस सेट पकड़ा गया, तो वायरलेस पता कहाँ रखा था, जब घर आके, और घड़े के अंदर वायरलेस पकड़ा गया उसका। तो इसलिए कि बाबाओं का, एक तो बाबा लोग बदनाम होंगे भारत के कि देखो बाबा ऐसा ही जी कर, और बार बार कह रहे थे देखो बाबा के पास वायरलेस पकड़ा गया, बाबा के पास वो ये पकड़ा गया। तो मतलब इस तरह कि मतलब ये है कि सनातन भी बदनाम होता रहे, उस वो भी डाउन हो जाए, और वो भी अब उधर भी जो है हिंग लगे ना फटकड़ी चोखा भी आ जाए। तो वो सिस्टम चलाते थे, डबल मार्किंग। देखो कितनी होशियारी चालाकी थी। तो देश के साथ इस तरह से गद्दारी करने वाले लोगों ने जो हरकतें पहले की, अब सरकार सतर्क हो गई है। अब सबके, अब कसा जा रहा है शिकंजा, ऐसी बात नहीं, सरकार बहुत जोर कर रही है इस वक्त वहां पर। और कुछ जी जी चंद जी दिनों से 20-25 दिन से ज्यादा सरकार सख्त हो गई है अब। जी जी, जी अभी और भी सैनिक भेजे गए हैं कल्याण जी, वहां पे और भी जरूर सैनिक जी। भेजे गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, और जम्मू एंड कश्मीर में बहुत तगड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कल्याण जी, आप बताएं, देखिए, कारगिल युद्ध जो हुआ था, कारगिल युद्ध के बाद पाकिस्तान ने अपनी आंख उठा के देखना उचित नहीं समझा कारगिल की तरफ, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर हम कारगिल की तरफ देखेंगे, हमारा पूरा पाकिस्तान एकदम नष्ट हो जाएगा, निस्त नाबूद कर देगी हमारी जो यूनियन यहाँ पे है, भारतीय सैनिक। तो इसके बारे में आप कुछ बताएं कि कारगिल की तरफ तो देखिए, ये युद्ध उठा के नहीं देखते हैं, पाकिस्तानी आंख उठा के नहीं देख रहे हैं, बल्कि दूसरी तरफ देख रहे हैं, जहां से इजीली इनको इन्फिल्ट्रेशन मिल रहा है एलओसी की तरफ से, यानी जम्मू एंड कश्मीर मैदानी इलाके से। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पहले मैंने कहा ना कि जहाँ बर्फ पड़ती थी उन इलाकों को खाली कर दिया गया जाता था, और बर्फ पिघलती थी तो वापस सैनिक चले जाते थे, वो चौकियां हटा लेते थे। अब वहां पर ये है कि धोखा खाने के बाद में, कारगिल होने के बाद में, पिछले 25 साल से वहां से चौकियां नहीं हटा रहे, अब वहां पर नजर रखे हुए जी हैं। जी इसको पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होती कि वो वापस उस जगह पर वापस डेपुट हो जाए। तो मेन रीजन तो ये है कि पहले हमारी लापरवाही थी, लापरवाही का उन लोगों ने फायदा उठाया, और अब हम वहां पर सतर्कता बरत रहे हैं। दूसरा ये है कि अभी आचार्य जी कह रहे थे कि अग्निवीर, तो अग्निवीर तो एक ऐसा है, जुमला है कि अग्निवीर से कुछ नहीं होता। आप 18 से 23 साल के बच्चे को रिटायर कर देते हो, और आप कहते हो कि वो सैनिक हो, क्योंकि हमारे एक सैनिक को तैयार करने में, कमांडो बनाने में 4 साल लगती है। जब परफेक्ट कमांडर बनता है, हमारा कमांडो बनता है, जो सामान ले जा सके, दुश्मन से लड़ सके, और परिस्थितियों में, पहाड़ों में, जंगलों में, बर्फ में, नदी में, नाले में या रेगिस्तान में रह सके। 3 साल में आदमी को रिटायर कर देना, अग्निवीर को रिटायर कर देना, 3 साल में वो परफेक्ट नहीं हो सकता, 3 साल में उसको जी ट्रेनिंग भी नहीं दे सकते। तो ट्रेनिंग जी देने में जी 4 जी साल लग जाते हैं, और आप कह रहे हो अग्निवीर की जी आवश्यकता है, अग्निवीर बहुत वो है। तो अग्निवीर तो यह है कि लोगों को गुमराह करने की है। अगर अग्निवीर को आप लड़ने भेज दोगे रेगिस्तान में, और उसको ट्रेनिंग नहीं दी गई, उसको पता नहीं है, आपने बर्फ में भेज दिया उसको लड़ने के लिए, तो वो खुद संभलेगा या उसको अपने आप को संभालेगा? आपके उसको वजन को संभालेगा? इसलिए ये चीजें जो है ना, बहुत अलग बातें हैं कि अग्निवीर 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 सबसे फ्लॉप है। अग्निवीर जो इन्होंने रखी है 4 साल में रिटायर करवा के, सीआईएसएफ होती है, सेंट्रल इंडस्ट्रीज जो है ना, उसकी सिक्योरिटी के लिए फोर्स। तो वो फोर्स है खाली, जैसे एयरपोर्ट पे आपने डेप्यूट कर दिया, आपने किसी की चौकीदारी के लिए लगा दिया, किसी ने अपना वेयर हाउस बनवा रखा है,
फैक्ट्री बना रखी है, आपने उसको चौकीदार बना दिया, 10,000 15,000 रुपए का उसको मजदूर बना दिया। जवान आदमी को अग्निवीर में तो जवान आदमी को मजदूर बनाने का काम किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आदमी तो सैनिक को 15 साल लगते हैं रिटायर होने में, 15 साल लगते हैं, 4 साल उसको परफेक्ट बनने में लगते हैं, और फिर उसको 3 साल 4 साल के लिए बॉर्डर पे भेजा जाता है। हर किसी को बॉर्डर पे भी नहीं भेजा जाता, बॉर्डर पे उसी आदमी को भेजते हैं जो आदमी परफेक्ट होता है और सारी परिस्थितियों में लड़ने में सक्षम होता है, उसको भौगोलिक स्थिति का ज्ञान होता है, बर्फ का इनका एक्सपीरियंस होता है, पहाड़ों में क्या करना है, बर्फ में क्या करना है, रेगिस्तान में क्या करना है, पानी में क्या करना है। तो अग्निवीर ये तो एक जुमला है, ये तो बच्चों का भविष्य खराब करने वाली स्थिति है। कल्याण जी, अगर कोई कल्याण जी, बहुत बढ़िया, कल्याण जी एक मिनट, कल्याण जी हमारे सैनिक जो हैं अगर वो परीक्षण नहीं लेंगे, परिचित नहीं होंगे, तो हमारी जो एलओसी की एरियाज हैं वहां पे इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा। अगर इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा तो सैनिक भी ज्यादा मारे जाएंगे, प्लस हम भी महफूज नहीं है। इसलिए जो इस समय जो स्थिति है जम्मू एंड कश्मीर की या और भी कहीं से जो इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, वहां पे आप देखिए इनके पास आधुनिक हथियार हैं, प्लस आधुनिक हथियार से ये लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, और पाकिस्तान वहां से जो भेज रहा है वो आईएसआई के द्वारा ही भेजा जा रहा है, और आईएसआई जो है पाकिस्तान में बहुत एक्टिव है, क्योंकि उसको अब ये भी डर है कि हमारा जो है जम्मू एंड कश्मीर जो एलओसी एरिया के अंदर आता है, जहां पे आप कहते हैं पीओके, वो पीओके भी कहीं हमारा भारत ले ना ले, इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। जी देखिए, बोले कल्याण जी। आपकी बात को समझ हूं, पाकिस्तान में आईएसआई और हिजबुल मुजाहिदीन और पाकिस्तान की सेना उन लोगों को ट्रेन करती है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके 30 दिन में सैनिक मरे हैं 50, आपने आतंकवादी मारे हैं 12। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपके जो सैनिक ट्रेंड है वो भी उन लोगों को नहीं मार पा रहे हैं या उनको ढूंढना पड़ रहा है, और अपनी कैजुअलिटी ज्यादा हो रही है, हमारे सैनिक ज्यादा आजाद हो रहे हैं। तो आप अग्निवीर को अगर भेज दोगे तो अग्निवीर को उधर, अग्निवीर को तो 5 साल ट्रेनिंग में लगते हैं, आप उसको रिटायर कर लोगे, घर जाओ भैया, घर जाओ और चौकीदारी करो। तो अग्निवीर वाली तो छोड़ दो, बाकी हमारे को ट्रेन और हथियार परफेक्ट चाहिए ताकि उन लोगों से लड़ सके। आधुनिक हथियारों की आवश्यकता है, आधुनिक सोच की आवश्यकता है, आधुनिक संचार की आवश्यकता है, ताकि हम ये कि संचार माध्यम हमारा ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई कुछ दिखे तो दूसरी जगह कम्युनिकेशन हो सके। आज चाइना इसी तरह का कर रहा था हमारे यहाँ, आज रोडे बनी है वहां पर, आज चाइना के पास में रोडे बनी है, और भी सैनिक बना रहे हैं, वहां पर सैनिक अड्डे बन रहे हैं, जहाँ हमको 4-4 घंटे या 4-4 दिन लगते थे माल पहुंचाने में। कल्याण जी इसके पीछे सबसे बड़ा राज ये है कि हमारा जो फंड है, जो एमुनिशन का फंड है, यानी कि हमारी जो रक्षा मंत्री जो है, रक्षा फंड है, उसको बढ़ाना चाहिए। रक्षा बजट, रक्षा फंड नहीं बढ़ेगा, रक्षा बजट, तो रक्षा बजट नहीं बढ़ेगा, फंड नहीं बढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा इसके बारे में। यही कहना चाह रहा हूँ आपको, होना चाहिए रक्षा की तरफ। पिछले 10 साल में रक्षा बजट 9.22 कम किया है इन्होंने, रक्षा बजट बढ़ाया नहीं है। आज उठा के देख लीजिए, रक्षा बजट में 9.22 तो घटाया है इन्होंने, और इस साल भी घटाया है। तो रक्षा बजट सैनिक महफूज नहीं होंगे, आप रक्षा बजट बढ़ाइए। आइडिया है इनको, आइडिया से बोल रहे हैं। आप उनको जो है अत्याधुनिक हथियार है वो दो, तो देश की सुरक्षा हो। बाकी ये है कि भाई ठीक है, नेहरू जी ने क्या कर दिया, गांधी जी ने क्या कर दिया, राजीव गांधी क्या कर रहा है, ये बातें करने से कोई देश सुरक्षित नहीं होता। सुरक्षित करने के लिए आप रक्षा बजट में बढ़ोतरी करो, सैनिकों को अच्छी ट्रेनिंग दो, सैनिकों को अच्छे हथियार दो, और जो ये आतंकवादी जहां से आते हैं आप उस पर एयर स्ट्राइक करो। आपने पहले आतंकवादी के पास जो हथियार मिल रहे हैं, आतंकवादियों के पास से जो हथियार अभी तक हम लोगों ने बरामद किए हैं वो आईएसआई युक्त हैं, और आईएसआई वालों ने ही उनको हथियार दिए हैं। लेटेस्ट एमुनिशन है उग्रवादियों के पास, वो आते हैं मार के चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। चाइना मेड हथियार है, चाइना मेड हथियार है, पाकिस्तान मेड हथियार है, और रशिया मेड हथियार है।
तो रशिया और चाइना वर्ल्ड की दो लार्जेस्ट और बड़ी देश है और हथियारों में माहिर यहाँ है। एमुनिशंस बनते दोनों हैं। दोनों वो हथियार काम में ले रहे हैं, तो इंडिया को भी अपना बजट बढ़ाकर हथियार परचेज करने चाहिए। आपको जी हथियार मिल रहे हैं कि भाई AK-47 है या LMG है या दूसरी गन है, तो आप अपने सैनिकों को तो बढ़िया काम करते हो, तो आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। वो तो मरने मारने के लिए आते हैं, आपको तो आपके देश की सुरक्षा करनी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे रक्षा बजट में कमी नहीं हो, हमारे रक्षा बजट में बढ़ोतरी हो और रक्षा बजट में भी खासतौर से जो बॉर्डर पे काम आते हैं उन हथियारों की बहुत जरूरी आवश्यकता है और जरूरी है रक्षा बजट में बढ़ोतरी करना, तो हमारा देश सुरक्षित रह सकता है। और बाकी जी एक दूसरे की खिंचाई करना या टांग खींचना, कमियां निकालना, क्योंकि कोई भी पार्टी परफेक्ट नहीं होती। जो आदमी काम करेगा गलती जरूर करेगा, गलती की गुंजाइश 100% रहती है। कोई आदमी परफेक्ट नहीं है, न कांग्रेस परफेक्ट है न बीजेपी परफेक्ट है, कमियां सबने निकलती है। और ये है कि इस तरह के जो है दोगले आदमी कह लो या इस तरह के आदमी जो खबर देने वाले आदमी होते हैं, कदम वेद में रहते हैं, राजनीति करते हैं, वो सबको मिलेंगे। तो पार्टियां नहीं करती, वो लोग हमारे आप लोग भी करते हैं। आज अभी एक मिलिट्री का सैनिक पकड़ा गया, उनको खबरें देता हुआ उनको ये गाइडेंस दे रहा है कि मिलिट्री की पोजीशन कहाँ है, कश्मीर में। तो जो आपका आदमी मिलिट्री में है और मिलिट्री में उनके साथ में है, वो उनको कम्युनिकेशन दे रहा है, तो आप कैसे जीत पाओगे उनसे? तो ऐसे लोगों को भी आप अरेस्ट करें, ऐसे लोगों को पनिश करें और ऐसे लोगों को रिमूव करें, जेल भेजे, तब ब्रह्मदत्त हम जी, सुरक्षित आपको रह 2 सकते मिनट है हैं। हमारे पास है, बाकी आप ये है कि 2 ठीक मिनट है, में आप बोले। ब्रह्मदत्तपुरी जी, ब्रह्मदत्तपुरी जी जी, ब्रह्मदत्तपुरी जी जी 2 जी मिनट है, 2 मिनट में आप बोले। बोले, आप कुछ बोल रहे थे, बोले जी 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 अब ये जी हम ब्रह्मदत्त ये जी। कह रहे थे जी हम ये कह रहे थे कि जब भी कोई देश का मुद्दा आता है या देश का विषय आता है, देश की बात आती है, तो उस वक्त पार्टीबाजी नहीं देखनी चाहिए इन लोगों को। तो फिर वो फौजों की आलोचना करते हैं, अपने सिपाहियों की निंदा करते हैं और देश में जो है इस तरह से जो है उसके दूसरे देश के साथ खड़े रहते हैं। जरा उनको भी समझा देना कल्याण जी कि दूसरे देश के साथ खड़े, पाकिस्तान और चाइना के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए, अपने वर्तमान सरकार के साथ खड़े रहो, ये बता देना उनको। तो मेरा कहना यही है, मेरा देखिए, मानना यही है। अटल बिहारी जी के जी साथ में जयंत जी कारगिल बोले। जब हुआ था, तब कोई किसी के साथ नहीं था, सारा देश एक साथ था। 1971 में, 1965 में और कारगिल में सारा देश और सारा घुस विपक्ष और सारा घुसपैठ पक्ष एक था। घुसपैठ कोई किसी के पूर्व साथ की सरकार में ही घुसपैठ तो हुई थी। जब पूर्व की सरकार थी तभी तो उन्होंने अड्डा बनाया था अपना। उनके नहीं 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 कार्यकाल में ही नहीं, उन्होंने घुसपैठ की है पाकिस्तान में। ये 98 में वाजपेयी जी जो है, वाजपेयी एक दिन ये 13 दिन के आए थे, 13 महीने के लिए आए थे। और वाजपेयी जी की सरकार बहुत कम काल में रही है, लेकिन वो पूर्व काल के ही षड्यंत्र थे वो सब। और इसे निस्तानाबूद अब इतने युद्ध हो रहे हैं, जो छदमी है सब मारे जा रहे हैं। अब सरकार सख्त हो गई है, अब सरकार बहुत ध्यान दे रही है, ऐसी बात नहीं है। पर हम यही कहते हैं देखिए, वो तो ये विपक्ष है कि वाले वो भी खड़े रहे सरकार के साथ, आलोचना न करें जी, टाइम हमारे पास इतना ही था। आप सरकार के सबका और बहुत बहुत फौजी हमारे धन्यवाद, जवानों की। बहुत सबका जी धन्यवाद। कारगिल दिवस जी जी मनाएं, 25वीं सालगिरह मनाई जाएगी कल। जय जय, सारे सैनिकों को बहुत नमन। ठीक है। जी जी, जय हिंद, जय भारत। जय जय भारत, भारत, जय हिंद सर। जी जी।